मेरी और आपकी कहानी अलग नहीं है। एक आम इंसान की कहानी है, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी। मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे। जब मैं मुखर्जी नगर पहली बार गया तो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मेरी बात सुनी उसने एक ही लाइन कही, तुम पागल हो गए हो, तुम मर जाओगे, यहाँ से चले जाओ। रात में जाता था, पोस्टर चिपकाता था सीढ़ियों के नीचे, हर जगह पे, और फोटोकॉपी की दुकानों पे। मेरी खूबसूरत किताबों की अलमारी उसमें पूरी तरह से दीमक लग चुकी थी और मेरे सामने गिर गई। वो किताबों की अलमारी नहीं गिरी, वो मेरे सपनों की एक इमारत थी वो जो गिर गई। दोस्तों, आज इस मंच पे मैं अपनी कहानी कहने जा रहा हूँ। मेरी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो दुनिया से अपना हिस्सा तो चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत उसे उसका हिस्सा पाने नहीं देती। दो शब्दों में कहूं तो दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं। दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, पर उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी तकदीर को बार बार लिखा है। और कहानियों की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो एक इंसान की जिंदगी में बहुत सी कहानियां होती हैं। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी कहानियां, लेकिन यहां मैं आपको कहानी सुनाने आया हूं एक इंट्रोवर्ट, एक शर्मीले और यूपी में कहें तो घर घुसने लड़के की ओजांग सर बनने की कहानी, जिसे आप यूट्यूब पे घंटों सुनते हैं, जो सेमिनार्स में घंटों बात कर सकता है बिना किसी पेपर के। वो कैसे बदला। कहानी की शुरुआत होती है लैंडलाइन की घंटी से। एक परिवार, निम्न मध्यवर्गीय परिवार, पिता के पास सेकेंड हैंड स्कूटर, माँ एक अपने किचन में सिमटी हुई, और पिता ने कुछ पैसे जोड़कर एक मकान बना लिया। मकान तो बना लिया, लेकिन अभी प्लास्टर कराने के पैसे नहीं है। फर्श पे अभी भी गोबर लिपा जाता है, लेकिन परिवार खुश है। 3 भाई बहनों का परिवार, जिसमें सबसे बड़ा मैं यानी ओजांग। 12th करने के बाद हर मध्यवर्गीय परिवार का सपना होता है बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मैंने भी इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और क्रैक कर लिया। वक्त इंतजार कर रहा था काउंसलिंग का, कि किसी तरह से अच्छा कॉलेज मिले और परिवार में खुशियां वापस आ जाएं। चलिए भाई, घर की जान एक लड़की, मेरी छोटी बहन, सुंदर, पढ़ाई में बहुत अच्छी। परिवार वालों ने सपना देखा डॉक्टर बनेगी, और परिवार बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रहा है, जिंदगी चल रही है। और मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी जैसे होती है, हमारी भी वैसे थी। अब ये टेलीफोन की घंटी बजती है। मेरे पिता, जो बहुत धैर्यवान इंसान, वो फोन उठाते हैं और सुनते हैं उधर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, और अचानक से उनका चेहरा बहुत सख्त पड़ने लगता है। फोन रखते हैं और बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं, बेटी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ये खबर परिवार में फैली, एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। हम किसी तरह से भागे। हमें नर्सिंग होम का एड्रेस दिया गया था। हमें कुछ भी स्थिति का नहीं पता, और हम किसी तरीके से उस भीड़ भाड़ से निकलते हुए नर्सिंग होम पहुंचे। और वहां हमने देखा मेरी बहन पूरी तरह से पट्टियों में ढकी हुई थी, बुरी तरह से खून बह रहा है। और हम फिर उसको लेकर अस्पताल जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं, हम ऑटो में लाद के लेके जाते हैं, और वहां सरकारी अस्पताल में स्लैब पर उसे लेटा दिया जाता है। पूरा परिवार बुरी तरीके से परेशान है। रातों रात डॉक्टर हमें लखनऊ जाने के लिए बोल देते हैं। हम डर से वहां से लखनऊ पहुंच जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। इमरजेंसी में 48 घंटे, 72 घंटे लगातार ये समय बीतता रहता है, तकलीफों के दौर से गुजरता है। डॉक्टर हमें बताता है कि फेस पर बहुत चोट आई है, शायद आंखों पे भी चोट आई है, 3 जगह से हाथ टूट चुका है, पैर टूट चुका है, बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। धीरे धीरे हमारी उम्मीदें खोती चली जा रही हैं कि शायद हम इसको बचा नहीं पाएंगे, या अगर बचा भी लिया तो शायद हम इसको इस समाज में खड़े होने लायक नहीं बना पाएंगे। समय बीतता रहा। इधर मेरी काउंसलिंग की डेट आ गई, लेकिन अब किसे होश है कि इंजीनियरिंग की काउंसलिंग क्या होती है। सब कुछ भूल चुके थे। महीनों तक लखनऊ के अस्पतालों में हमने समय बिताया। हमारे परिवार की फाइनेंशियल स्थिति डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मेरी स्थिति डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और महीनों के बाद जब हम उसे लेकर लौटे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे इंजीनियर बनने का सपना खत्म हो चुका था। और मैंने उस दिन अपनी डायरी में एक बात लिखी, और वो ये थी, क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन अंदर से किसी ने झकझोरा, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। अब इंजीनियर बनने का सपना तो पीछे छूट चुका था, परिवार कर्ज में डूब चुका था। मैंने इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और लगा रहा। लेकिन एक इंट्रोवर्ट लड़का, जो सबके सामने ठीक से बोल नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता, जो नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, वो इंश्योरेंस कैसे बेचेगा। वहां भी मुझे फेलियर मिली। एक दिन इंश्योरेंस बेचते बेचते मैं एक अधिकारी के पास पहुंचा। बड़ा देर उसने इंतजार कराया,
लेकिन जब वो मेरे से प्रश्न पूछने लगा तो मैंने उसके प्रश्नों का सही जवाब देना शुरू किया। उसने इंश्योरेंस के बारे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुस्कुराते बोला, क्या करते हो? मैंने कहा इंश्योरेंस बेचता हूँ। बोला क्या करते हो, पढ़ाई क्या करते हो? तो मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद उसने एक ही बात कही, बेटा हो सके तो अपनी एजुकेशन को वापस पा लेना। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी एजुकेशन है। अगर इसके साथ रहे तो ये अंधेरे छट जाएंगे और इन तूफानों से निकलने की तुम्हें ताकत मिल जाएगी। पता नहीं क्यों ये बात बड़ी गहरी पहुंच गई और मैंने फिर से पढ़ने का निर्णय ले लिया और फिर से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुआ और वहां से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी किस्मत को मंजूर नहीं था मुझे सही रास्ते पे ले जाने के लिए। किसी तरह समय बीतता रहा। मेरी बहन के ढेर सारे ऑपरेशन होने थे। मैं आधा समय कॉलेज में और आधा समय हॉस्पिटल्स में बिताता था। मेरे पिताजी ने फर्स्ट ईयर के बाद मुझसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा, बाबू कितने दिन पैसा भेजना पड़ेगा? ये बात बहुत गहरी चुभ गई। मैं समझ गया कि पिताजी के ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा और मैंने जगह जगह जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं दिन भर कॉलेज में और शाम को ट्यूशन्स में। इसके बाद जब भी मौका मिलता मैं हॉस्पिटल निकल जाता, डॉक्टरों के पास जाता और अपनी बहन के इलाज के लिए कुछ ना कुछ चीजें इंतजाम करने लगता। जैसे जैसे समय बीत रहा था दबाव बढ़ता जा रहा था। कई बार सोचता हूँ कि जब हम पे दबाव पड़ता है तो या तो हम बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। सोचता हूँ कि हर कोयला हीरा तो नहीं बनता, तो कौन सा कोयला होता है जो हीरा बन जाता है? वो कोयला जिसके अंदर बदलाव को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है। मुझे ये ताकत मिली प्यार से, भाई बहन के प्यार से, और ये वो प्यार की ताकत थी जिसने मुझे हर दबाव को सहने के लिए तैयार किया। दबाव बढ़ते गए और मैं खुद को तैयार करता गया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी के स्कूल में ईश्वर नाम का हेडमास्टर ऐसे कोर्स तैयार करता है जो आपको वाकई में निखार देते हैं। आगे मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए और वहां मुझे अपना पैशन पता चला, पैशन पढ़ाने का। मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मैं इसी के लिए हूं। और बहुत कम उम्र में मैंने एक चीज सीख ली कि अगर आप आत्मसम्मान कमा लें तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। नतीजा ये रहा कि मैंने पिताजी से पैसे मांगने बंद कर दिए। मैं अपना खर्चा खुद उठाने लगा और मैं धीरे धीरे निखरने लगा। मेरे अंदर पढ़ाने का गुण बेहतरीन होता चला गया। मैं कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने लगा और मेरे जो पढ़ाने की जो कला थी वो जबरदस्त निखरने लगी। नतीजा ये रहा कि फाइनल ईयर तक आते आते एक कोचिंग के मालिक ने पार्टनरशिप ऑफर कर दी। मुझे रुकना नहीं था, मुझे चलना था। इसी बीच जिंदगी का दूसरा पहलू भी चलता रहा। अभी जिंदगी को मुझे निखारना था, मुझे बनाना था, उस ओजांग को बनाना था जिसे आप ओजांग सर कहते हैं। और वो बनना शुरू हुआ दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। जब मुझे एम्स में अपनी सिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता था तो मैं सुबह 5 बजे अखबार लेकर पहुंच जाता था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। अगर आप कभी एम्स गए होंगे तो वहां 9 से 10 एक येलो कार्ड बनता है और उस कार्ड के लिए मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा होता था। उसके बाद वो कहीं कार्ड बनता था। सफदरजंग के हॉस्पिटल्स में जब मैं डॉक्टर के सामने जब मैं हाथ जोड़कर खड़ा होता था तो वो मुझे दुत्कार कर कई बार भगा देते थे, गुस्से से भगा देते थे। रीजन ये था कि उनके पास अपॉइंटमेंट देने के लिए टाइम नहीं था। वो कहते थे 2-2 साल तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं। मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। कौन? वो जान जो हमेशा डरता था, जो कम बोलता था। जिंदगी उसको क्या सिखा रही है? बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयत्न करना, अपने व्यक्तित्व को निखारते जाना। मैं एक जूते पहन के सुबह से शाम तक कभी हॉस्पिटल, कभी कैंटीन, कभी डॉक्टर के यहाँ भागता रहता था। मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि होटल और सराय के देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जुगाड़ करके एक गोदाम, वहां पर रहने वाले चौकीदार से बात करके जुगाड़ करके एक गोदाम में इंतजाम कर लिया। वहां केमिकल्स रखे जाते थे। एक टूटी हुई चारपाई मुझे मिल गई थी। दिन भर हॉस्पिटल में रहने के बाद रात में जब मैं आता था तो वो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहां मैं सो जाया करता था। मैंने अपनी बहन से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को वापस लेकर आऊंगा। मेरे पिता को चिंताएं खाए जा रही थी कि इसकी शादी होगी या नहीं। चेहरा खराब हो चुका था। मैं खुद उसकी नाक के अंदर गौज भरता था। उसकी आंसू की नलियां खत्म हो चुकी थी। आंसू को बाहर निकालना पड़ता था। एक बहुत ही अच्छी पढ़ने में लड़की, और आज उसका करियर तबाह होने वाला था। मुझे वापस उसको लेकर आना था, उसकी पढ़ाई को वापस लेकर आना था, उसे ट्रैक पर वापस लेकर आना था। 1-2 नहीं, 7-7 ऑपरेशन और वो दर्द से गुजरना। उसने मुझे, मेरे अंदर एक नारी को पैदा किया। और याद रखिएगा, जब किसी पुरुष के अंदर नारित्व का गुण आ जाता है वो पुरुष महानता के रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि पुरुष शक्ति का प्रतीक है और नारी उस ममता, अपनेपन का प्रतीक है।
और मुझे नहीं पता चला कि एक शिक्षक के रूप में मेरे अंदर वो नारित्व, वो फेमिनिज्म कहाँ से आ गया। और आज हजारों की संख्या में बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो मुझे कोई अपना बड़ा भाई कहता है, कोई मुझे पिता समान कहता है और कहता है कि मैं, ऐसा लगता है कि आपसे अपना सब कुछ कहना चाहता हूँ। वो सभी चीजें जो अपने माँ बाप से नहीं बता पाते वो मुझसे बता ले जाते हैं। और आज अगर मैं पलट के देखता हूँ तो इस भाई बहन के रिश्ते में जहां पर मैंने पिता और माता दोनों की भूमिका निभाई, वो जो नारित्व का गुण मेरे अंदर आया, वही आज मेरे अंदर के शिक्षक के अंदर एक नया आयाम पैदा करता है। और इसी वजह से आज लाखों की संख्या में बच्चे न सिर्फ मेरे साथ जुड़ते हैं, अपनी हर बात मुझसे कह पाते हैं। और यही कारण रहा कि धीरे धीरे मैं एक NLP ट्रेनर के रूप में आगे विकसित होता चला गया। समय बीतता रहा और इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिल गई, पैसा आने लगा, सारी सहूलियतें मिल गई, जल्दी रिकॉग्निशन मिला, वन ऑफ द यंगेस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने का मौका मिला। लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर का जो टीचर था वो परेशान हो रहा था, रहा नहीं जा रहा था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, 5 डे वर्किंग है, क्रेडिट कार्ड वाली लाइफ है, क्या करूं क्या करूं। एक शुरुआत की सोसाइटी ऑफ इंजीनियर फॉर रूरल एजुकेशन, और मैंने वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए किताबें जमा करनी शुरू की ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन अभी भी मन असंतुष्ट था। वीकेंड पे सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ाने लगा। अंदर से कुछ कचोट रहा था कि जीवन का मकसद क्या है, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ। क्योंकि अंदर एक चीज पनप चुकी थी, वो थी टीचिंग। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। जॉब छोड़ दी, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, स्टूडेंट के बीच में बहुत काम किया, उनको पढ़ाया, किताबें लिखी और सभी डिपार्टमेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर के रूप में जाना जाने लगा। जहां सिर्फ मेरे ही ब्रांच के नहीं, बाकी अन्य ब्रांच के बच्चे भी मुझे साथ आने लगे। बहुत से नए एक्सपेरिमेंट करने लगा। इसी तरह सोचते सोचते मैं कुछ जगहों पर पहुंचा और मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरी लिमिट है। मैं कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं। मैं जो बच्चे सीधे मेरे संपर्क में हैं, केवल उन्हीं को पढ़ा पा रहा हूं। जो सुविधा संपन्न है, केवल उन तक पहुंच पा रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या? जब तक इस सिस्टम को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी बड़ा चेंज नहीं आ सकता। परिवर्तन की ये आग अंदर से तड़प आ रही थी, लेकिन सामने फैमिली थी, सामने वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सामने उन लोगों की उम्मीदें थी कि हाँ, बहुत लंबे समय की परेशानी के बाद अब ये लड़का हमारी परेशानियों को दूर करेगा। और भरसक प्रयास किया। घर में वो संपन्नता, घर में वो सुविधा लाने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन मन तड़पने लगा और तड़पते तड़पते एक दिन ऐसा समय आया कि मैंने रिजाइन कर दिया और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकल पड़ा आगे एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। उसी समय मेरी लिखी गई किताबों की रॉयल्टी आ गई और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े बूस्ट का काम कर गई। हालांकि वो रकम बहुत कम थी। एक पागलपन था खुद का इंस्टीट्यूट खोलना। जब मैं मुखर्जी नगर पहली बार गया तो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मेरी बात सुनी, उसने एक ही लाइन कही, तुम पागल हो गए हो, तुम मर जाओगे, यहां से चले जाओ, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, यहां बहुत से आए और बर्बाद हो गए। मैंने कहा देखा जाएगा। बहुत ही ज्यादा तकलीफों से मुझे गुजरना पड़ा। कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैं आज भी भूल नहीं पाता। 2 टीचरों ने मुझे अपने यहाँ बुलाया और मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया कि तुझे तो कोई 100 रुपए भी नहीं देगा। और फिर वहां से कहानी शुरू हुई। लेकिन अभी मेरी किस्मत को मेरा और इम्तिहान लेना था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जुड़ गए कुछ पार्टनर्स। वो पार्टनर्स जो बहुत लंबे समय से मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में तैयारियां करते थे। यंग लड़का, मूछें भी नहीं रखता था, कॉर्पोरेट से आया हुआ था, उसी कल्चर के साथ था। मैं स्टूडेंट को नए तरीके से समझता था। मेरे अंदर NLP की प्रैक्टिसेस थी, लेकिन वो अलग माइंडसेट के थे। मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाकर उनको देना शुरू किया। वो कहते थे, हैं, इससे कोई चीज होती है? उन्होंने कहा नहीं, बड़े पोस्टर लगाओ। मैंने कहा बड़े पोस्टर लगाकर क्या होगा? क्योंकि स्टूडेंट आपसे मदद मांगने आया, उसकी जिंदगी में परिवर्तन करो, वो हमेशा आपका रहेगा। बोला ऐसे नहीं होता। मैंने उनसे एक लाइन कही, मदद मांगोगे, मदद कभी नहीं मिलेगी, मदद दोगे, मदद अपने आप आएगी। और मैंने वही अपनी जिंदगी का सिद्धांत बनाया। छोटे छोटे वीडियो बनाकर, उनके लिए आर्टिकल लिखकर, खुद अपने हाथों से नोट्स बनाकर उनको मैं देने लगा। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इनके साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, कल का लौंडा ये हमें आया सिखाने कि IAS की कोचिंग कैसे चलाई जाती है। हम यहाँ 10 साल से, हम समझते क्या होता है। मुझे लगा अब इनको नहीं समझा सकता। मैंने अपना रास्ता अलग किया, ओजांग फाउंडेशन की नींव रखी। लेकिन सवाल है, जेब में पैसे नहीं थे, कर्ज से लद चुका था। नई शुरुआत करनी थी। 7 कुर्सियां 100 रुपए की, 300 रुपए की एक मेज, ऑफिस के नाम पर कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कमरा, और वहां से शुरुआत होती है ओजांग फाउंडेशन की। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मुझे अकेले चलना है। मुझे ये बात पता थी कि मेरे अंदर इनोवेशन है। मैं ये जानता था कि मैं अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और मैंने वहां से शुरुआत कर दी।
पैसे नहीं थे, रात में जाता था, पोस्टर चिपकाता था सीढ़ियों के नीचे, हर जगह पे, और फोटोकॉपी की दुकानों पे जा जाके अपने हाथ से कार्ड लिखकर नए बैच की जानकारी भेजता था जब वो दुकान बंद करने वाले होते थे। बहुत लोगों से दुआ सलाम भी इसी बीच हो गई और मैंने शुरू किया करंट अफेयर्स पढ़ाना। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे 2015-16 में करंट अफेयर्स को लेकर कहाँ इतनी हलचल थी। लेकिन उसी साल इतने क्वेश्चन आए कि धूम मच गई और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां पर मैंने बताना शुरू किया कैसे पढ़ाई करनी है। जो एनएलपी की मेरी ट्रेनिंग थी, जो मेरी एजुकेशन थी, वो मैं लोगों को देने लगा। बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे करते करते 2019 के आखिरी तक उजांग आईएएस एकेडमी की ब्रांचेस नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर हर जगह होने लगी। 9 मार्च 2020 उजांग आईएएस एकेडमी ने बत्रा सिनेमा बुक किया, हाउसफुल, अतः आमिर सर का सेमिनार, और अब लगा कि अब जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने का वक्त चला गया, अब आगे ही आगे जाना है। 17 मार्च डिसाइड कर लिया कि अब बाहर भी हमारी ब्रांचेस होनी चाहिए। गोरखपुर में पहली ब्रांच खोलने का निर्णय लिया। 19 मार्च शुरुआत होती है ब्रांच की, लेकिन अभी किस्मत को मुझे आजमाना बाकी था। 21 मार्च आप जानते हैं पूरा देश लॉकडाउन में फंस गया। मैं गोरखपुर में 50 दिन तक रहा। मेरा ब्रांच सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन हो पाया और सब कुछ तहस नहस। मेरे सारे ऑफिसेज, मेरी सारी क्लासेस, सब कुछ तहस नहस हो गई। 50 दिन बाद जब लौटा तो फिर से शून्य से शुरू करना था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने अपनी पाई इसमें लगा दी थी, अपने बच्चों के लिए, अपने ऑफिसेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक नया बिजनेसमैन, एक नया पर्सन, उसके लिए बिजनेस मॉडल को इतनी जल्दी चेंज करना लगभग असंभव होता है। ये कमर तोड़ देने वाली चीज होती है। मेरा वो खूबसूरत ऑफिस जब 7 महीने बाद खुला तो लेदर की कुर्सियों पे फफूंदी लगी थी। मेरी खूबसूरत किताबों की अलमारी, उसमें पूरी तरह से दीमक लग चुकी थी और मेरे सामने गिर गई। वो किताबों की अलमारी नहीं गिरी थी, वो मेरे सपनों की एक इमारत थी वो जो गिर गई थी। लेकिन एडिसन ने एक बार कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जब उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, लोगों ने कहा, ओहो, आपका तो सब कुछ जल के खत्म हो गया। तो जानते हो एडिसन ने क्या कहा? हा, मेरी गलतियां भी तो जल के खत्म हो गई, अब मैं फ्री हूं कुछ नया करने के लिए। मैंने खुद को समझाया कि रो नहीं, तुम्हारे सारी जमा पूंजी इसमें लग गई, लेकिन शुरुआत तो नहीं करनी है। और फिर मैंने वहां से अपने आप को स्टूडियो में बंद किया और लगातार पढ़ाने लगा। और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा भी दिन आया कि आईएएस की कोचिंग में देश का सबसे बड़ा बैच पढ़ाने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजारों की संख्या में उजांकियन मुझसे जुड़े और उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक स्टूडेंट ऐसी थी जिसका एक मैसेज आता है कि सर मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं है, वो दिव्यांग है, उसके दोनों पैर नहीं है, माता पिता उसका साथ छोड़ चुके हैं और जिम्मेदारी ये है कि उसको पढ़ाना है। और ऐसे बहुत से बच्चे कोविड के दौरान जिनके माता पिता नहीं रहे, बहुत से बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर का कमाने वाला सदस्य खत्म हो चुका। मेरे मन में कुछ चल रहा था, रात दिन मुझे कुछ परेशान कर रहा था। ग्रोथ बहुत अच्छी थी, ऑनलाइन का काम बढ़ने लगा, हजारों की संख्या में बैच बनने लगे, लेकिन मन में एक टीस थी, इनकी मदद कैसे करूं? जिसके आज घर में पिता नहीं है वो कैसे पढ़ सकता है? अचानक से एक दिन उठा और अपने मैनेजमेंट के सामने जाकर मैंने कहा, मैं 99 रुपए में आईएएस बनाना चाहता हूं। सामने 7-8 लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड की मीटिंग चल रही है, सब अजीब नजरों से मुझे देखने लगे। 99 रुपए में आईएएस की कोचिंग, क्या बात कर रहे हो? सर्वर कॉस्ट कहां से आएगी? टीचर कहां से मिलेंगे? क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे मन में कुछ है जो मैं करना चाहता हूं, किसी का एक ऋण है जो मैं चुकाना चाहता हूं। मेरी वो एक बच्ची ही पढ़ ले, या वो बच्चियां जिनके कोविड में पिता नहीं रह गए, कमाने वाला सदस्य नहीं रह गया, अगर वो एक भी पढ़ लेगी तो मेरा ये मिशन कामयाब हो जाएगा। यकीन मानिए जिस दिन मैंने उसको लॉन्च किया मुझे पता ही नहीं था कि मैं देश का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज का बैच पढ़ाने जा रहा हूं। 1, 2, 10,000 नहीं, 80,000 बच्चे एक बैच में मेरे साथ जुड़े, एक बैच में जुड़े। और मुझे लगा कि शायद आज मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है। लेकिन फिर मैंने कहा ना, किस्मत। जिस दिन बैच शुरू होने वाला था उसी दिन हमारे ऊपर एक साइबर अटैक हुआ, सर्वर को बिठा दिया गया, बॉट अटैक हुआ जबरदस्त तरीके से और हमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रातों रात हमें ऐप चेंज करनी पड़ी और जब हमने उसकी तफ्तीश की, हजारों की संख्या में फेक नंबर। 99 रुपए में तो पिज्जा भी नहीं आता। मुझे गंदी गंदी गालियां पड़ी, मेरे बारे में बहुत अश्लील शब्द कहे गए, लेकिन मैंने कहा अब पीछे नहीं हटूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बढ़ता रहा और मैंने वहां बच्चों को पढ़ाया और मुझे उस दिन पता चला कि मेरा ये मिशन कितना कामयाब हुआ। अपने रांची सेंटर पे जब मैं पहुंचा
तो एक बच्ची मेरे सामने आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं सोचता हूँ क्या बात हो गई, और जब वो रोते हुए कहती है कि मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकती थी आईएएस पढ़ने के बारे में, मैं कभी सोच नहीं सकती थी आईएएस बनने के बारे में, लेकिन 99 रुपए की ताकत ने सर मुझे आज आईएएस के साथ जोड़ दिया। मुझे लगा कि इतनी तकलीफें, इतनी धोखाधड़ी, साइबर अटैक, रात दिन मेरा जागना, लाखों रुपए की बर्बादी, सब कुछ आकर जीरो हो गया। उस बच्ची के आंसुओं ने उन सारी तकलीफों को धो दिया। और मुझे लगा एक शिक्षक का जीवन यही तो होता है। और नियत ने फिर टर्न लिया, और उन्हीं बच्चों में से एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम प्रिया, उसने एक किताब लिखी, माय वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, मेरे ऊपर किताब लिखी, और उस किताब को दुबई इंटरनेशनल अवार्ड में भारत की तरफ से एंट्री मिली और उसको बेस्ट पोएटेस का अवार्ड मिला। बहुत लकी हूं कि आज मेरे ऊपर किताब लिखी गई है। इन बच्चों के मन में एक परिवर्तन करके लेकर आए। और एक ही चीज कहूंगा, जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहते हैं। जिंदगी में आप अगर टिके हुए हैं तो आपको आपका रास्ता मिलता है। मेरी और आपकी कहानी अलग नहीं है, एक आम इंसान की कहानी है, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, खुद को बनाने की कहानी है। और जब हम खुद को बनाने पर आ जाते हैं तो हम बना ही लेते हैं। एक ही चीज कहूंगा, वो ख्वाब जो मैंने देखा है, जिसे खून से मैंने सींचा है, जब जब बांधी जंजीरें दुनिया ने, उसे तिल तिल कर मैंने खींचा है। अब हार कैसे मान लूं जब ये खूने जिगर इन मुट्ठी में भींचा है। यही है जिंदगी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को, और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको ज़िंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन ज़ाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।